हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे का वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियोस, आप सभी जाकर वहां पर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार फिर से हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच, द सोल्जर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिले होती है यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आती हैं एग्जाम में। और 12th का जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, अब आप सभी जानते हैं कि उसमें 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 50% ऑब्जेक्टिव है आपका। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 100% अगर सब्जेक्टिव है आपका, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें से आपको 50 को किसका जवाब देना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव का जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। जी बिल्कुल, तो आज हम लेकर आ रहे हैं क्या आप लोगों के बीच चैप्टर 6 द सोल्जर, जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक द्वारा। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम लिखा हुआ है रूपर्ट ब्रूक। जी बिल्कुल, यही दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। चलिए तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द लाइन कहने का मतलब है कि जो अभी ये मतलब जो ये कॉमा के अंदर देख रहे हैं, स्टॉपिस कॉमा के अंदर देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं, स्टॉपिस एस तो खैर यहाँ पे नहीं है कहीं, स्टॉपिस का इस प्रकार का होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी होता है, ठीक है। तो बताते हैं आगे। चलिए अब बात क्या कर रहे हैं हम कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप अगर देख पा रहे होगा, उस लाइन के बारे में चर्चा कर रहा है कि द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। जी बिल्कुल, ये किस कविता से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है भैया? तो ये लिया गया है द सोल्जर से। जी बिल्कुल, ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि ये लिया गया है, कहां से लिया गया है? ये द सोल्जर से लिया गया है। जी बिल्कुल, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द सोल्जर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। जी बिल्कुल, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस मतलब किसके लिए ये प्रार्थना करते थे भैया? इंग्लैंड के लिए, जर्मनी के लिए, रूस के लिए, अमेरिका के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ के भाई निवासी थे, ये लड़ते थे किन के तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। और जी बिल्कुल द सोल्जर है, इसलिए इसका नाम द सोल्जर पड़ा है। इस कविता का नाम इसलिए सोल्जर है, इसका शीर्षक इसलिए सोल्जर है क्योंकि रूपर्ट ब्रूक जो इस कविता के लेखक है, वो खुद एक क्या थे भाई? इंग्लैंड की आर्मी में एक सोल्जर का काम करते थे। क्या करते थे? इंग्लैंड की आर्मी में खुद एक सोल्जर का कार्य करते थे, इसीलिए इसका नाम, कविता का नाम पड़ा द सोल्जर। और रूपर्ट ब्रूक लड़ते थे किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। इसलिए आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? इंग्लैंड होने वाला है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि द सोल्जर इज डैश डैश। जी बिल्कुल, पूछ रहा है क्या कि द सोल्जर इज डैश डैश मतलब द सोल्जर है, ये कविता तो है लेकिन कैसा है? ऑड है, सोनेट है, इपिक है, नॉन ऑफ दिस है। भैया तो हम आपको बता दें कि ये क्या है? एक सोनेट है। जी बिल्कुल, क्या है? ये एक आपका सोनेट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि सोनेट कितनी लाइंस का होता है? 14 लाइंस का होता है। कितना लाइंस का होता है? सोनेट में कितने लाइंस होते हैं? तो 14 लाइंस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि द सोल्जर इज डैश डैश पोएम। ये जो द सोल्जर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कविता है, ये कैसा पोएम है? ये कैसा कविता है? एक सैम्बोलिक कविता है, एक लिरिकल कविता है, एक पैट्रियोटिक कविता है और एक नॉन ऑफ दिस है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक सोल्जर द्वारा लिखा गया है, तो पैट्रियोटिक होगा, देशभक्ति पर होगा, क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि द सोल्जर्स डील्स विथ मतलब जो सोल्जर्स है वो डील्स विथ कहाँ से? वे वो कहाँ से थे? तो वो इंग्लैंड से थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। जी बिल्कुल, द सोल्जर्स डील्स विथ, ये जो आपका जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे आप कविता देख रहे हैं, ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ये पोएम रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया और उनका संबंध इंग्लैंड से था, तो यहाँ पे इंग्लैंड लगाना ही बेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि द टर्म कॉन्सिल्ड स्टैंड्स फॉर डैश डैश इन द सोल्जर। द सोल्जर जो पोयम है, जी बिल्कुल, द सोल्जर आप जो पोयम देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो आप सोल्जर द सोल्जर देख पा रही है क्या, ये जो कविता है, ये जो पोयम है, इस पोयम में एक शब्द आता है कॉन्सिल्ड। ये शब्द किसके लिए है? द टर्म कॉन्सिल्ड, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है भैया? तो ये किया गया है हिडन के लिए। किसके लिए? हिडन के लिए, मतलब छुपा हुआ के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या? हिडन के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। किसके? फ्लावर्स भाई, किसका है? तो अकॉर्डिंग टू सोल्जर्स मतलब कह रहा है क्या कि सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स। किसके फ्लावर्स दे रहा है? इंग्लैंड उसको देता है, सोल्जर्स को क्या देता है?
कैसा फूल देता है भैया, किसका फूल, तो वो प्यार का फूल देता है, क्या, लव का फूल देता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि सोल्जर उसमें कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमारे देशवासियों द्वारा, हमारी मातृभूमि पर रहने वाले लोगों के द्वारा हमें क्या दिया जाता है, प्यार का फूल दिया जाता है, 2 फ्लावर्स ऑफ लव। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, मतलब बोल रहा है क्या कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम, इस पोएम को भैया लिखा किसने है, प्रस्तुत किसने किया है भैया, तो किस पोएम को, तो द सोल्जर पोएम को। तो आप सभी जानते हैं कि द सोल्जर पोएम को लिखने वाले कौन है, रूपर्ट ब्रूक साहब है। तो इनका फर्स्ट में ही नाम आता है, इसलिए ये क्या हो गया, लॉक किया जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। अब रूपर्ट ब्रूक साहब जो थे ये जन्म कब लिए थे, तो ये जन्म लिए थे भैया आपके 1887 ईस्वी में। कब लिए थे, ये 1887 ईस्वी में क्या किए थे, जन्म लिए थे, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी शामिल थे। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो बोल रहा है क्या कि रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, जी बिल्कुल, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन। ये भैया जन्म कब लिए थे, देखिए यहाँ पे जन्म का, यहाँ पे हम आपको बताएं क्या कि जन्म कब लिए थे ये, तो जन्म लिए थे 1887 ईस्वी में, जी बिल्कुल। और ये इनकी मृत्यु कब हो गई थी भैया, तो ये 1887 ईस्वी में तो जन्म लिए, क्या कब लिए, जन्म लिए 1887 ईस्वी में। समझ में आ रहा है, 1887 ईस्वी में ये जन्म लिए और इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 1915 ईस्वी में। कब हो गई भैया, तो इनकी मृत्यु हो गई थी कब, 1915 ईस्वी में। तो ज़्यादा का इनका एज नहीं था जब इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि एक सोल्जर थे और आप सभी जानते हैं कि सोल्जर्स अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं, ठीक है। चलिए तो 1915 में इसकी क्या हो गई थी, इनकी रूपर्ट ब्रूक साहब की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज, तो रूपर्ट ब्रूक साहब है वो रिमेंबर्ड किए जाते हैं, याद किए जाते हैं एज अ, किसके भैया, वो किसके, ट्रैंक पोएट के नाम पे, फिर से यहाँ पर है गॉर्जियन पोएट, फिर है क्या, रियलिस्टिक पोएट, जी बिल्कुल, रियलिस्टिक पोएट एंड वार पोएट। तो आप सभी को हम बता दें कि वो एक सोल्जर्स थे और उनका संबंध इन तीनों में से किसी से नहीं था, उनका संबंध था चौथा में जो कि वार है, और वार पोएट के नाम से वो आज भी याद किए जाते हैं। आपके पूछ सकता है कि हु इज वार पोएट, ऑप्शन में दे देगा क्या, जॉन डन, वाल्ट विटमैन, W.H. Auden एंड, या क्या दे देगा, फिर से यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक का नाम दे देगा। तो आपको कौन सा चुनना है, रूपर्ट ब्रूक का नाम चुनना है। चलिए या फिर पूछ भी देगा कि व्हाट इन विच फ्लोइंग पोएम्स व्हाट इज वार पोएम, इसमें वार पोएम कौन है, तो कौन है इसमें वार पोएम, तो आपको वार पोएम भी बताना है द सोल्जर को ही, क्योंकि इसमें एक मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, वो उस विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। उस विश्व युद्ध में लेखक खुद मौजूद थे, लेकिन वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। चलिए आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कि ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। भैया मतलब बोल रहा है क्या कि ब्रूक साहब जो इंस्पायर्ड हुए थे पेट्रियोटिज्म से, मतलब अपनी देशभक्ति के लिए, वो किस फेज में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के किस फेज में भैया, तो वो अर्लियर फेज में, जी बिल्कुल, अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक साहब द्वारा रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, उन्होंने किस कविता को लिखा है, तो उन्होंने लिखा है द सोल्जर को। ये तो आंख मूंद के अंधा भी बता देगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि द सोल्जर इज अ डैश डैश पोएम, ये सोल्जर है ये कैसा एक पोएम है भैया, नेचर से संबंधित, वार से संबंधित, लव से संबंधित, हैप्पी से संबंधित। तो हम आपको बता दें कि नेचर से संबंधित, नेचर यहाँ पे लिखा गया है, नेचर लिखना चाहिए था, नेचर से संबंधित था आपका चैप्टर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाला, जो लिखा गया था W.H. Auden साहब द्वारा। लव से संबंधित था फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला था। और आपका हैप्पी से संबंधित तो अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपका वार से जो संबंधित है वो है द सोल्जर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश डैश ऑन थ्रू बोथ स्टेंजाज, मतलब दोनों स्टेंजाज में, कविता का जो दोनों स्टेंजा है उन दोनों स्टेंजाज में क्या है, जो चित्र हैं, जो प्रतिबिंब हैं और जो प्रेजेस किए गए हैं वो किसके लिए, ऑन थ्रू बोथ स्टेंजास, किनके लिए है भैया, तो वो इंग्लैंड का है। किसका प्रशंसा किया गया है वहां पर, किसकी प्रकृति किसकी दिखाई गई है वहां पर चित्र, तो वो इंग्लैंड की दिखाई गई है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश डैश आफ्टर हिज डेथ। तो भैया वो जब मरेगा तो इंग्लैंड में ही वो क्या होना चाहिए था भैया,
कि वो इंग्लैंड में उनका दफन हो। द सोल्जर के जो लेखक थे रूपर्ट ब्रूक्स साहब, जी बिल्कुल रूपर्ट ब्रूक्स साहब जो लेखक थे वहाँ के, द सोल्जर के जो लेखक थे, ये कहते थे क्या कि अगर मैं मर जाता हूँ, अगर इस युद्ध में मैं अगर शहीद हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, तो मुझे गम नहीं है, बस सिर्फ मुझे इतनी सी इच्छा होगी क्या कि भाई ये जो मेरा शरीर है ये कहाँ, ये अपनी ही मातृभूमि में दफन हो, मेरा शरीर को इस इंग्लैंड की मातृभूमि पर ही, पवित्र भूमि पर ही क्या किया जाए, दफन किया जाए, और मुझे क्या किया दिया जाए, प्यार के फूल को बरसाया जाए मेरे ऊपर। ठीक है, तो इंग्लैंड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर तो बोल रहा है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डैश डैश, मतलब पूछ रहा है क्या कि द स्पीकर ऑफ द पोएम, मतलब कि जो कविता के जो बोल रहे हैं, कविता के जो लेखक है, कविता के जो कवि हैं, वो क्या है, द सोल्जर कविता के, ये है क्या, पेशे से क्या है भैया, ये डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है, ट्रेडर है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सोल्जर हो जाएगा, जो कि हम ऊपर ही बता चुके हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या कि द पोएम डैश डैश इज अ पैट्रियोटिक पोएम, मतलब ये कौन सा इसमें से पोएम है, ये चारों पोएम में से कौन सा ऐसा पोएम है जो कि पैट्रियोटिक है, देशभक्ति से संबंधित है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो भैया ये है नहीं, ये खुद के लिए गाया गया था। फायर आइमन के बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं है। द सोल्जर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा द सोल्जर। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द ग्विज ऑफ एंड डैश डैश सोल्जर। तो भैया बोल रहा है कि रूपर्ट ब्रूक साहब जो थे स्पीक्स इन ग्विज ऑफ एंड डैश डैश सोल्जर, तो वो एक इंग्लिश सोल्जर थे। कौन थे, इंग्लिश सोल्जर के रूप में। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इंग्लिश। चलिए आगे अगर बात कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि द पोएम इज अ सोनेट, इसमें से कौन सा ऐसा पोएम है जो सोनेट है। तो भैया हम अभी तक आपको पढ़ाए हैं, वो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो एक पोएम सोनेट है। द सोल्जर के बारे में भी बोल रहा है क्या कि सोनेट है, और एक एन एपिटफ पढ़ाया था वो भी एक सोनेट था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो वो स्पीकर जो थे, ये जो कविता के स्पीकर जो थे, द सोल्जर के स्पीकर, मतलब कहने का मतलब रूपर्ट ब्रूक, ये किनसे नहीं डरते थे, ये डेथ से नहीं डरते थे, मौत से नहीं डरते थे, क्योंकि ये जानते थे कि मौत क्या है भैया, मौत तो सबको आनी है, और जिस लाइन में हम हैं, जिस चीज़ में हम काम करते हैं, जिस आर्मी में हम, बटालियन में हम हैं, ये वर्ल्ड वार चल रही है, कभी भी हम मर सकते हैं। ठीक है, तो ये मौत से नहीं डरते थे। चलिए आगे की ओर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है क्या कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश डैश। ये जो द डस्ट इस्तेमाल हुआ है, जी बिल्कुल आप अगर देख पा रहे होगा क्या कि ये जो डस्ट है, इस जो द सोल्जर पोएम में जो ये द डस्ट इस्तेमाल किया गया है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, स्टैंड्स फॉर किसके लिए भैया, तो ये सोल्जर के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, सोल्जर के लिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम करते हैं, तो बोल रहा है कि द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ वार। इस पोएम में जो है, इस पोएम द सोल्जर जो पोएम है, इसमें पोएट क्या कर रहा है, द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ, ये क्या कर रहा है भैया, वहाँ का हाल बता रहा है। कहाँ का हाल बता रहा है, तो वार जो युद्ध चल रहा था ना, वहाँ का हाल बता रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से आ गया वही क्वेश्चन कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश डैश लाइन। तो हम ऊपर बता दिए हैं कि द सोल्जर है, ये रूपर्ट ब्रूक साहब द्वारा लिखा गया है, और ये एक सोनेट है, और इस सोनेट में बिल्कुल कितने लाइन्स होते हैं भैया, 14 लाइन्स होते हैं। कितने लाइन्स होते हैं, 14 लाइन्स। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 14। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात है यहाँ पे हम करें, तो 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कि इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी आई टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है भैया द सोल्जर से लिया गया है। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। ये भी जो लाइन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है भैया, तो ये भी लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक साहब द्वारा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग को हम बताए हैं। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो मेरा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पीछे का वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।